हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 9वीं हिंदी दूसरी इकाई का दूसरा पाठ बच्चों, जिसका नाम है जंगल और जिसके लेखक का नाम है चित्रा मुदगल, पढ़ाएंगे। इन चित्रा मुदगल का जन्म 10 सितंबर 1943 ईस्वी चेन्नई तमिलनाडु में हुआ और चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी ही गहराई से हुआ है। चित्रा मुदगल जी अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त रीतियां और मानव के प्रति संवेदना और इस नए जमाने की जीवन से संबंधित गतिशीलता और जिंदगी की मजबूरियों को चित्रण किया गया है बच्चों। इनकी प्रमुख कृतियां जो है, एक जमीन अपनी आवा आदि उपन्यास है, भूख लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि कहानी है, जीवन मणिमेघ आदि बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये जो गद्य संबंधी है, संवादात्मक कहानी है। संवादात्मक कहानी का मतलब होता है संवाद किया जाता है, एक दूसरे से बातचीत होती है। तो ऐसी कहानी है, किसी विशेष घटना को रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुत संवादात्मक कहानी कहलाती है। बच्चों, किसी भी विशेष घटना को, कोई विशेष घटना हो जाती है, उसको अत्यधिक रोचक ढंग से संवाद में रूप में प्रस्तुत करना ही संवादात्मक कहानी होती है। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के प्रति व्यवहार, उनके संरक्षण, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। इस कहानी में बच्चों खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, बाल मानस की अनुभूतियों माने एक छोटे से बालक के मन में कौन सी अनुभूति होती है, कौन से विचार आते हैं और प्राणियों के साथ कैसा लोग व्यवहार करते हैं और उनका संरक्षण, प्राणियों का संरक्षण और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया गया है। अभी पेज नंबर 42 पे देखो बच्चों। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी का मांडवी दीदी के बहू का फोन था। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फोन आता है। तविशा फोन की करती है, कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। अणिमा जो है, असमर्थता जताने का मतलब होता है कि समर्थ नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करवा सकती। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, मांडवी दीदी पढ़ा रही हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? उसने कहा कि अभी मांडवी जो है क्लास ले रही हैं, अभी मैं जैसे ही क्लास से बाहर आएंगी मैं उनको बता दूंगी। लेकिन बात क्या है? परेशानी का कारण बताने की बजाय
तविषा ने उनसे पुनः आग्रह किया। परेशानी न बताते हुए तविषा ने पुनः आग्रह निवेदन किया कि अगर हमारी बात करवा देती तो बहुत अच्छा होता, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अरिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा, उचित नहीं लगेगा। तविषा, अनुशासन भंग होगा, मुझे बताओ। तविषा, मुझे बताने में झिझक कैसी? तो फिर वो बोलती है कि तविषा, तुम मुझे बता सकती हो, तुम जानती हो कि अनुशासन भंग होगा अगर क्लास लेते समय मैं मांडवी को डिस्टर्ब करूं तो। मुझे तो बता सकती हो कि बात क्या है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविषा का स्वर भर्रा सा आया। तविषा ने बताया। तविषा जब बोल रही थी, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत दुख है। बताते हुए उन्होंने कहा, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उनमें उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। बताती है कि घर में जो खरगोश के बच्चे पाल रखे थे, सोनू मोनू था, उसमें से सोनू नहीं रहा। भी सोनू नहीं रहा मतलब मर गया है। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारने माने बटोरने। अभी घटना कैसे हुई वो बता रही हैं कि 10:30 बजे थे लगभग। काम करने वाली कमला, काम करने वाली का नाम क्या था बच्चों? कमला। घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारने हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जब वो बैठक बटोर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, उस समय उसकी नज़र सोनू पर गई। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कोई प्रतिक्रिया माने हलचल, कोई भी सोनू पर हलचल नहीं होती है। वह बुदबुदाई माने धीमी आवाज में बोला, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। घोड़े बेचकर सोना एक जो है मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है कि निश्चिंत होकर के सोना, चैन की नींद सोना। उसकी टांग पकड़कर उसने सोफे के नीचे बाहर घसीटा। जब सोनू में कोई हलचल नहीं हुई तो नौकरानी उसकी पैर पकड़ करके सोफे से बाहर खींचा और मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविषा को पुकारा। जब सोनू में कोई हलचल नहीं तो तविषा ने चीख कर जोर से आवाज में तविषा को बुलाया, छोटी बीजी। तविषा अचेत सोनू को देख घबरा गई और जब उसने सोनू की हालत को देखा तविषा तो घबरा गई और गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह माने शरीर हाथों में टूटी कपोल की सी झूल गई। जैसे बच्चों कपोल मतलब होता है कि टहनी, जब पेड़ की टहनी जिस तरह से टूट जाए और वो झूल जाती है, ठीक उसी तरह से सोनू में भी प्राण नहीं थे, इसलिए वह सोनू भी का रेशम जैसा शरीर जो है उठाने पर वैसा ही लटक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों को कोई डॉक्टर भी नहीं। उसने अपनी समझ में उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। आसपास कोई पशु डॉक्टर नहीं होते हुए भी उसने बच्चों के डॉक्टर को बुलाया और उसने उसको दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। डॉक्टर ने बता दिया कि प्राण नहीं है सोनू मतलब सोनू मर गया है। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। तो तविषा ने कहा कि आंटी, आप अम्मा जी को घर भेज दो और 1 घंटे में ही प्ले स्कूल गया हुआ है, पीयूष भी आ जाएगा।
मांडवी देवी घर पहुंचती है। मांडवी घर आती है। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चिंत पड़ा हुआ, निश्चिंत माने बिना जान का पड़ा हुआ है। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा था। मोनू सोनू की प्रतिक्रिया सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, ताकने माने देखने लगता, और मोनू जो है सोनू के आसपास प्रतिक्रिया कर रहा है और कभी कभी उसको देख रहा है। कभी बाएं से कभी दाएं से वो मोनू जो है सोनू को देख रहा था। पीयूष की तब्यता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। पीयूष एकदम शांत था और उस शांत पीयूष को उसे उस शांत अवस्था से निकालना जरूरी था। नन्ही सी जिंदगी में वो मौत से पहली बार मिल रहा है, क्योंकि वो छोटा लड़का पीयूष वो मौत क्या होती है इसको पहली बार वो देख रहा था। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने दौड़े हो। कह रहे हैं कि जब दरवाजे की घंटी बजती थी तो तीनों पीयूष और सोनू मोनू तीनों दौड़ते थे घंटी बज खोलने के लिए। खोल तो पीयूष ही पाता था, पीयूष खोलता था दरवाजा, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए दोनों ही भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे। लेकिन सोनू मोनू पीयूष के हाथों में अपने मुंह लगा देते थे। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा। दादी ने पीयूष को अपनी सीने से लगाया तो पीयूष रोने लगा। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? बोलता है कि दादी दादी, सोनू को क्या हुआ? अम्मी अच्छी नहीं है न, बोलती है सोनू मर गया। अभी पीयूष अपनी मम्मी को बोलता है कि मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बोलती है कि सोनू मर गया है। वह रूधे स्वर में साजती हुई उसे समझाते लगती है। तो पीयूष की दादी जो है रोने जैसे आवाज़ में उसको समझाती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। अगर तुम रोओगे तो सोनू को कष्ट होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना, सोनू हमेशा तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता था, इसलिए रो मत। रोओगे तो उसे दुख होगा। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा तो मोनू उसकी गोद में मुंह सटाए उसके चेहरे को देख रहा था। ठीक उसी समय मोनू सिर जो है अपना सटाए हुए चेहरे को देख रहा था। बिटर बिटर उसकी आंखें इधर उधर देख रही थी। आंसुओं में भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने देखा कि मोनू को भी कष्ट है, मोनू की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो पहली बार देखा कि जानवरों को भी ऐसे कष्ट होते हैं, जानवर भी रोते हैं। और मोनू को हथेली से हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। मोनू को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू, मोनू को हिचकियां आ रही थी। काली बदली उसके चेहरे पर उतर आई थी। काली बदली माने उसका चेहरा काला पड़ गया था। खुशियां नहीं थी चेहरे पे, चेहरा उदास हो गया था। अरीमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। तो पीयूष की दादी ने अपने लड़के शैलेश को वहाँ पर फ़ोन करके बता दिया था। न जाने परेशान तविषा ने शैलेश को फ़ोन किया हो या न किया हो,
उन्होंने सोचा कि तविषा परेशान है, शायद फ़ोन की होगी कि नहीं की होगी, ये सोच करके उन्होंने किया दिया था। न परेशान, शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दें। तो शैलेश ने कहा कि अम्मा घर जा रही हो तो नीचे चौकीदार होगा, उसको बुला करके अपार्टमेंट से सटे हुए नाला है, उस नाले में फेंकवा दो। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे, लेकिन शैलेश की माँ मांडवी ने कह रही हैं कि मैं स्पष्ट रूप से कह दी थी कि तुम छुट्टी लेकर के घर आओ। फौरन घर आ जाओ, फौरन मैंने तुरंत घर आ पहुँचे। उनके घर पहुँचते तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। जब तुम घर आओगे तो पीयूष आ चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। इस स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। तो शैलेश की माँ मांडवी ने शैलेश को बोला कि ठीक है, तुम बोलते हो नाले में फेंकवाने के लिए सोनू को, तो मैं नाले में नहीं फेंकवा सकती, क्योंकि पीयूष भी स्कूल से आ गया होगा और मैं ऐसा, वो पीयूष उसको बहुत प्यार करता था, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सोनू को घर में न पा करके उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। उसने कहा कि जब पीयूष ऐसे प्रश्नों का पूछेगा तो उस प्रश्नों का उत्तर देना, उससे सामना करना बड़ा मुश्किल काम होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी, उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा। तो शैलेश की माँ मांडवी ने कहा कि जिस तरह से घर के किसी बच्चे का कुछ हो जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक उसी तरह से मैं भी उस सोनू का भी करूँगी। और इस साल जब उसने कहा तो शैलेश ने कहा ठीक है, मैं भी आता हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। पीयूष को बताया कि तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाए। जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसे ज़मीन में दबा दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? अभी जो है पीयूष प्रश्न पूछता है कि दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था, उसने कहा कि उसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया था, इसलिए उसे दुख था। किसने किया था दादी? पीयूष अगला प्रश्न करता है कि दादी, उसके माँ बाप से उसे कौन दूर किया था? उस दुकानदार ने जिसने से हम खरीद कर लाए थे। उसने कहा कि वह दुकानदार जिससे हम उसको खरीद करके लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर के बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा कि दुकानदार बच्चों को दुकानदार जानवरों को बेचता है तो उनके माँ बाप से उन्हें दूर कर देता है। तो तुम बताओ कि क्या ऐसा होता है कि नहीं? तो